वर्तमान परिदृश्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। वैश्विक राजनीति में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी और विस्तारवादी नीति ने अन्य राष्ट्रों के लिए समस्या उत्पन्न कर दिया है। इन्हीं परिस्थिति से निपटने के लिए और स्वस्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम अमेरिका, भारत सहित अन्य 12 देशों के समझौते पर बात करेंगे। दरअसल इसमें 14 देश टोटल है। भारत के नजरिए को भी हम समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते का चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप आज हमारा टॉपिक देख भी रहे होंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें जो मुख्य किरदार हैं इसके जो समझौते के, उसमें एक तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं या अमेरिका देश के हैं, चूंकि शुरुआत जो इसकी की गई, इस समझौते की पहल जब की गई तो अमेरिका ने ही इसकी मेजबानी की थी। तो एक बड़ा राष्ट्र जो है अमेरिका है, भारत भी इसका सदस्य है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा जो आसियान कंट्री के देश हैं वह भी इसमें शामिल हैं और इसका क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र कहने का मतलब हो गया कि भारत की एक भागीदारी इसमें होगी ही, अमेरिका जरूर होगा, आसियान के देश होंगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप हिंद प्रशांत क्षेत्र आपके दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं यह उभर के आता है कि चीन का जो इस क्षेत्र में बढ़ती दखल अंदाजी है उस पर लगाम लगाने की बात जरूर की जाती रहेगी। चलिए अब पूरे मुद्दे को सबसे पहले देख लीजिए। और यह चर्चा तो बहुत पहले से है, यह समझौता तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन फिलहाल क्यों यह चर्चा में आ गया है इस पर हम बात कर लेते हैं। इसका संदर्भ समझिए। अमेरिका के यहां पर देखिए, डेट्रॉइट में IPEF देशों की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। मंत्री स्तरीय बैठक कहने का मतलब है कि इसमें जो है राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुए थे, यानी कि जो विभिन्न देशों के मंत्री रहे वह शामिल हुए थे। भारत के तरफ से भी मंत्री ही शामिल हुए और भारत के जो वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, वर्चुअल माध्यम से वह इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने इसकी जानकारी भी ट्विटर के माध्यम से दिया था। इन्होंने लिखा भी है, देखिए, वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन डेट्रॉइट USA। तो ये बता रहे हैं कि जो USA में यह मीटिंग हुआ उसमें ये वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ समझने की बात है कि इन्होंने अपने ट्विटर में 2-3 बातें लिखी भी है, उस पर हम ध्यान देंगे कि वह हमारे नजरिए से कितना जरूरी हो जाएगा। देखिए, इन्होंने यहाँ लिखा है कि सप्लाई चेन की बात की है। इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई चेन कैसा हो, व्यापार का, जो वस्तु और सेवा का है, उसकी बात की जा रही है। खास करके इन्होंने 2 शब्द लिखे हैं, उस पर हमारा नजर जरूर जाना चाहिए। और मेंस की जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके लिए ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वो दोनों शब्द है क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी। क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूं, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। जब हम कहते हैं क्लीन इकोनॉमी का अर्थ कहीं ना कहीं पर्यावरण से जाके जुड़ जाएगा। कहां से? आप इसको इन्वायरमेंट से जोड़ के देखिए, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिस अर्थव्यवस्था में कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है हमारे वायुमंडल पे उसका प्रभाव कम हो सके, हम ऐसी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं। दूसरी बात की गई है फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि जो प्रतिस्पर्धा हो, जाहिर सी बात है, बाजार है, मार्केट है, तो प्रतिस्पर्धा तो होगा, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। यहां पर जब भी फेयर इकोनॉमी की बात की जाती रहेगी वैश्विक राजनीति में, तो चीन को परोक्ष रूप से कहीं न कहीं टारगेट किया जाता रहा है, क्योंकि चीन पे हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि वह जो है विस्तारवादी नीति अपनाता है सीमा क्षेत्रों को लेकर के, और डंपिंग यार्ड बना देता है दूसरे देशों को, अगर व्यापार के नजरिए से देखें तो। यहां पर क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी, जो ये 14 राष्ट्र हैं इस समझौते से जुड़े हुए हैं, वह इस पर काम करेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर देख ले सकते हैं जैसे कि भारत के अलावा 13 अलग देश हैं। टोटल जो है इसमें 14 देश शामिल हैं। और यदि जीडीपी की बात करें तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी कि जो वैश्विक जीडीपी है ये 14 देश उसका 40% हिस्सेदारी साझा करते हैं। तो अपने आप में ही यह जो एग्रीमेंट है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिए, और यदि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कहें तब तो और भी इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसके कुछ मुख्य बातें हम समझने की कोशिश
कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मैप के जरिए इस क्षेत्र का जो ये लोकेशन है इसे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका ने इसकी पहल की है, तो मेजबान अमेरिका हो गया। यह समझौता चला आ रहा है, अमेरिका ने इसकी पहल की थी और अमेरिका के नज़र में कहीं न कहीं ये चीन का क्षेत्र था कि चीन पे किस तरह से टारगेट किया जाए, क्योंकि चीन को रोकना बहुत जरूरी है। अब ये जो क्षेत्र पड़ता है इंडो पैसिफिक रीजन, इस पर बात की गई है। यहां पर एक देश जो है वह हमारा प्यारा हिंदुस्तान भारत है, क्योंकि भारत के बिना इस क्षेत्र में चीन को रोक पाना नामुमकिन है, इसलिए भारत को शामिल इसमें किया गया है। भारत के अलावा जो है जापान भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी है और आसियान देश जो हैं। आसियान में आप जानते हैं टोटल कितने देश हैं? 13 देश आसियान में आता है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देना है, आसियान के 13 देश इस समझौता में शामिल नहीं है। इस समझौता में जो कुल शामिल देशों की संख्या है वह 14 है। तो जाहिर सी बात है, अगर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है और आसियान के फिर 13 से कुछ कम देश होंगे, उसकी हम बात करेंगे। मैं आपको एक लिस्ट भी बता दूंगा कि कौन कौन से देश इस समझौता में शामिल है। फिलहाल आप इसका लोकेशन देख लीजिए कि इस लोकेशन पे यह क्यों महत्वपूर्ण है, और टारगेट इसका चीन है। जाहिर सी बात है, दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर जो चीन का प्रभुत्व जिस तरह से बढ़ रहा है इस एरिया में, तो आसियान जो देश हैं या कोरिया प्रायद्वीप जो है या जापान है, वह कहीं न कहीं चीन के इस रणनीति से प्रभावित रहा है, परेशान रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र के जो देश हैं वह भी इस समझौता में बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और भारत सहित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 14 भागीदार देश शामिल हैं। पहली बात तो ये हो गई। इसका पूरा नाम जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है। इसमें मई 2022 में अमेरिका की पहल पर शुरू किया गया था, जिसकी बात मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका ने इसकी पहल की थी। एक तरह से यह अमेरिका की मेजबानी से बना हुआ समूह है, जिसकी चर्चा हमने कर ही लिया है, ठीक है। अमेरिका ने जब इसकी शुरुआत की थी तो चीन को काउंटर करने के लिए किया था। भारत को, जापान को उसने इसमें शामिल करना चाहा, और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश जो है निश्चित तौर पे चीन के इस विस्तारवादी नीति से तो परेशान रहे ही थे, तो इनकी भी अपनी जरूरत थी। ये सभी फिर अमेरिका के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं और फिर यहाँ पर 14 देश का समझौता हो जाता है। इस समझौता में कुछ लचीलापन भी है। ये एक इस तरह का समझौता है जिसमें बहुत तरह की बाध्यताएं नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। इसीलिए अधिक से अधिक देश इस समझौता में शामिल होना चाहते हैं। इस फ्रेमवर्क को चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दबदबे और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को सीमित करने के लिए अमेरिका लेकर के आया है। अब देखते हैं उद्देश्य इस समझौते का क्या क्या है, उसे समझ लीजिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का आपस में सप्लाई चेन बनाना। ये जो 14 देश हैं, इस 14 देशों के बीच व्यापार किस तरह से हो, सुगमता पूर्वक व्यापार हो सके, और व्यापार में जो वस्तु और सेवा का जो आवाजाही है वह बहुत बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए सप्लाई चेन को लचीला बनाने पर बहुत विचार किया गया है। चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने और भविष्य की आपूर्ति श्रृंखला संकटों को दूर करने का प्रयास इस समझौते के तहत किया जाएगा। अब यहां पर इस बात को समझ लीजिए, टारगेट किया गया है चीन को, और चीन को टारगेट करते कहा गया है कि आपूर्ति श्रृंखला संकट कभी न कभी आ सकता है। किसकी वजह से? चीन की वजह से, क्योंकि चीन का जो मनमानापन है वैश्विक राजनीति में अन्य देशों के लिए समस्या बना हुआ है। यदि चीन पर हम निर्भर रहते हैं, हम मतलब ये 14 देश या जो वो देश जो विश्व के बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वह पूरी तरह से अगर चीन पे निर्भर हो जाते हैं और चीन का कभी मनमानापन बहुत अधिक हो गया, जो कि दिख भी रहा है, तो बाकी दुनिया के लिए बहुत परेशानी का कारण हो सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि निर्भरता कम की जाए किस पर? चीन पे। और उससे फिर क्या होगा? आपूर्ति श्रृंखला संकट कभी यदि आता है, सप्लाई चेन कभी गड़बड़ आता है, तो उस क्राइसिस को मैनेज किया जा सके, इसकी बात की जा रही है। इस समझौते में सूचना साझा करना एक बहुत बड़ी बात है। आधुनिक दुनिया जो है, जिस संसार में हम रहते हैं, सूचना का काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में कहा भी था कि डेटा इज न्यू फ्यूल। तो डेटा ही अगर न्यू फ्यूल है, तो डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सूचना का जो प्रसार है, एक देश से दूसरे देशों के बीच, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष तौर पर पारदर्शी तरीके से होना जरूरी हो गया है, और संकट के समय साथ में उस पर काम करना भी शामिल इसका एक उद्देश्य रखा गया है। अब यहां देखिए कि यह जो समझौता है IPEF, यह 4 अलग अलग स्तंभ पर खरा उतरता है। वह मुख्य 4 स्तंभ कौन है, उसे समझ लेना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, और भारत के नजरिए से भी ये चारों स्तंभ आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए, पहला स्तंभ जो है, फर्स्ट पिलर जो है, वह है
ट्रेड का, व्यापार की बात की जाती रही है, यानी कि यह 14 देश जो है व्यापार को लेकर के आपस में एक मंच पर बात करेंगे। दूसरी बात की गई है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की। अब निष्पक्ष अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जो टैक्स सिस्टम होगा और भ्रष्टाचार विरोधी जो कामें होंगी उसमें आपसी सहयोग ये लोग करेंगे। और आपूर्ति श्रृंखला की बात की गई है, जिसका मैंने पहले भी आपको चीन को काउंटर करते हुए उदाहरण दिया था। ध्यान रखना है, जब भी ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाएगी तो चीन का नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रत्यक्ष तौर पर नहीं तो परोक्ष रूप से चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि चीन इस क्षेत्र में यहाँ पर जो वस्तु और सेवा का जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको प्रभावित करने का वह अपने हिस्से से प्रयास करता रहा है। तो इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इस तरह की कभी संकट आ जाए तो उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के संगठन जो है इसकी जरूरत महसूस की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था हो, स्तंभ जो है एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की बात की गई है, यानी कि जो क्लीन इकोनॉमी की बात की जाती है। क्लीन इकोनॉमी में जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो कार्बन का उत्सर्जन है वह कम हो सके, हम इस तरह की अर्थव्यवस्था बनाए जहां पर वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए एक बेहतर स्थिति हो सके। तो यह बातें की गई है और भारत जो है IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो चुका है। यहां ध्यान देने की बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस समझौते की एक खासियत है, और इस समझौते की खासियत क्या है कि यह बहुत लचीलापन है अपने स्वभाव में। यह समझौता, इसमें बाध्यताएं बहुत कम हैं। यह आरोपित नहीं है कि आप इस समझौता में शामिल होंगे तो जनाब जितने भी इसमें पॉइंट रखे गए हैं सभी पर आपकी सहमति की आवश्यकता होगी। जैसा कि कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मंचों पे जब समझौता होता है तो उसमें बाध्यताएं होती है कि आपको सभी बातों को मानना पड़ेगा। इस समझौता में यह चीज नहीं रखा गया है और यही इस समझौता की खूबसूरती है, इसका लचीलापन। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो चुका है कौन, भारत। यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 4 स्तंभ हैं, तो भारत अगर 2 से 4 तक में शामिल है यानी कि एक स्तंभ जो है भारत उसमें शामिल नहीं है। यही इसको दिलचस्प बनाता है। और स्तंभ 1 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुका है, भारत उसमें शामिल पूरी तरह से नहीं हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच लचीलापन, जिसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा हूं कि लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन के साथ साथ एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता की बात की गई है, ताकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत उतार चढ़ाव ना आए, बहुत क्राइसिस ना आ जाए। समावेशिता की बात की गई है, आर्थिक विकास और निष्पक्षता स्थापित करने की बात की गई है। इस सभी टॉपिक पर हम बात कर ही चुके हैं डिटेल से। और इसके 14 साझेदार देश जो है वह पूरी दुनिया की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अर्थव्यवस्था की जो है 40% हिस्सेदारी साझा करते हैं। वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28% जो है इन्हीं देशों से होता है। यहाँ पर उन देशों का नाम है जिसे आप यहाँ देख लीजिए कि इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि 14 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात की जा रही है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस की बात की जा रही है, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम और थाईलैंड। तो ये 14 देश इस समझौता में शामिल होते हैं, इसके साझेदार हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अन्य व्यापार समझौते से किस तरह से अलग है, अब इसे समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए समझौता तो विश्व स्तर पर बहुत सारे हैं। फिर आप कहेंगे कि फिर एक नया समझौता और क्यों, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब तो क्वाड में भी चारों शामिल हैं। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई, आसियान भारत का अलग से संबंध है, कई समझौते हैं, कई मंच साझा करते हैं, फिर यहाँ क्या जरूरत है। तो देखिए अब इसी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। एक दो पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक व्यापार समझौता नहीं है पूर्ण तौर से, और कई स्तंभों का प्रावधान सदस्यों को चुनने का विकल्प है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसका लचीलापन ही इसकी खूबसूरती है। वे किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो 4 जो स्तंभ था उस 4 स्तंभ में वो किस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं वह खुद तय कर ले, उसके हिसाब से निर्णय ले। इसमें सिर्फ शामिल होने या ना होने में से एक चुनने का विकल्प नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते या तो मैं ये गेम खेल रहा हूं या मैं गेम से बाहर हूं, ऐसा नहीं है। आप इसके दर्शक के तौर पे भी देख सकते हैं, यानी कि भारत जैसे कि है स्तंभ 1 के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद है, तो इस तरह से भी मौजूद इसमें हुआ जा सकता है, जैसा कि अधिकांश बहुपक्षीय व्यापार समझौते में होता है। जितने भी
आप समझौते देखेंगे, अगर एक दो समझौतों को वैश्विक स्तर पर छोड़ दें तो सभी समझौते में या तो आपको पूर्ण रूप से शामिल होना पड़ेगा या आप बाहर होंगे। और इस वजह से कई ऐसे समझौते हैं जिसमें भारत जैसे देश, जिसकी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था रही है, वह शामिल नहीं हो पाता है। लेकिन भारत के लिए यह बेहतर था कि वह स्तंभ एक में ना जाए, बाकी 2, 3 और 4 स्तंभ को वह फॉलो करे और स्तंभ एक में वह पर्यवेक्षक के तौर पर, यदि उसे लगता है कि आगे वह इसमें शामिल हो सकता है तो भारत इस पर विचार करेगा। पर्यवेक्षक देश में होने का मतलब यह हुआ। और चूंकि यह जो है एक नियमित व्यापार समझौता नहीं है, सदस्य अब तक हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद सभी 4 स्तंभों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। और व्यवस्था के व्यापार भाग से दूर रहते हुए भारत बहुपक्षीय व्यवस्था के अन्य 3 स्तंभ कौन हैं, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में भारत शामिल है। और एक में नहीं, किसमें है, व्यापार स्तंभ। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत व्यापार भाग में पहला जो है, ये जो है फर्स्ट है, पहला पिलर है, इसमें शामिल नहीं है। और बाकी आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा, ये 3 स्तंभ है, भारत उसमें शामिल है। तो यह बात तो यहां हो गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको मैप दिखाते हुए कि इस क्षेत्र में, आप फिर से एक बार मैप देख लीजिए, पीछे चलते हैं और उसको नजर दोहराइए मैप पे। देखिए, यह जो पूरा क्षेत्र है, हिंद प्रशांत का क्षेत्र, इसमें भारत की जो अवस्थिति है वह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर हिंद महासागर, जिसमें भारत का ही पूरा एक तरह से कह सकते हैं दबदबा है, और यह प्रशांत का पूरा हिस्सा यहाँ से। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो यह रीजन पड़ता है, इसी से दुनिया का 50% व्यापार होकर के गुजरता है। तो जाहिर सी बात है, इस जगह पर भारत है, तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा और भारत पूरे इस क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख हिस्सेदार बनेगा। इसीलिए भारत का दृष्टिकोण इस क्षेत्र को लेकर के क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इस क्षेत्र में भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और विदेशी निवेश पूर्व की ओर से हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ व्यापार, आर्थिक साझेदारी समझौते और आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। यहाँ पर 2-3 बातें कही गई है, उसको ध्यान से हम समझ लेते हैं। भारत की जब नीति कही जाती है इस क्षेत्र को लेकर के, तो आप जानते हैं भारत जो है अब इस तरह पे बात कर रहा है कि एक्ट ईस्ट की बात कर रहा है। पहले वो लुक ईस्ट की बात कहा करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने एक्ट ईस्ट की बात कहा है कि उस देशों के साथ आप आगे बढ़ करके पहल कीजिए। और उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत जो है आसियान कंट्री के साथ कई समझौते किया है। भारत ने थाईलैंड के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हुआ, भारत से यहां निवेश आ भी रहा है और भारत का द्विपक्षीय व्यापार भी लगातार इन देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। तो यदि स्थिति और भी समय के साथ बढ़ती है तो इस जो क्षेत्र है, यह जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र, इसका महत्व और बढ़ता चला जाएगा। भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, जिसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के सदस्यों द्वारा कई बार व्यक्त किया जाता रहा है। 2 बातें यहां कही गई है, ध्यान से समझ लीजिए। भारत के पक्ष से यहां देखिए तो भारत जो है स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है। जहां इस तरह के शब्द आए तो आप चीन को परोक्ष रूप से समझ के चलिए। भारत कह रहा है कि देखिए, यहां पर किसी का अधिकार ना हो, दूसरा क्या हो, खुला इंडो पैसिफिक हो, ये सभी के लिए हो, इस पर किसी का दबदबा नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, चीन को कहीं ना कहीं भारत टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और इसमें भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है, बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और यह बात अब वैश्विक स्वीकार्यता में भी आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री अभी जो है दौरा हुआ था नरेंद्र मोदी साहब का, वहां गए भी थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़ करके इस बातों को कहा। और संभव है उस दौरे में यह भी बात की गई थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आगे चल करके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कर सकते हैं। अब सोचिए, इन दोनों के बीच यह चीज होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर इस क्षेत्र में भारत की भूमिका और अधिक बढ़ जाएगी। आसियान के देश भी भारत की जो यह भूमिका है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसको स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए भारत के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ, अब क्वाड भागीदार की बात आएगी तो 4 देश यहां पे आएंगे। 4 देश कौन कौन है क्वाड में? एक है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों जो हैं एक तरह से क्वाड में शामिल हैं और कहीं न कहीं क्वाड परोक्ष रूप से चीन को काउंटर किया जाता रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। भारत का उद्देश्य प्रशांत
भारत प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना भी है, ताकि एक बहुत ध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था, यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्रीय व्यवस्था की बात की जा रही है, और क्षेत्रीय व्यवस्था कैसी हो, बहुत ध्रुवीय हो, वह एक दिशा में न चले, कई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के चले, उसको स्थापित की जाने की बात की जाती रही है। किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र में या इसके जलमार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने से रोका जा सके, यानी कि चीन को परोक्ष रूप से कहा जा रहा है। तो आज का जो हमारा यह मुद्दा था, यह कहीं ना कहीं भारत के नजरिए से और भारत के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था कैसे आगे चलेगा, इस सभी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने जितने भी पहलुओं पर बात किया है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने का प्रयास करेगा। आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।